इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ चारुल कौशिक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। पिंगला, जौयपुर और गारबेटा में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज योगी आदित्यनाथ 3 अहम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ पिंगला, जौयपुर और गारबेटा में रैलियां करेंगे, जहां बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। इन सभाओं के दौरान मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे और जनता से उन्हें विजयी बनाने की अपील भी करेंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम के जरिए पार्टी अपने चुनावी अभियान को और तेज करने की रणनीति पर काम कर रही है। आपको बता दें, स्थानीय मुद्दों के साथ राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा जाएगा, जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। आपको बता, आज पश्चिम बंगाल में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। पिंगला, जौयपुर और गारबेटा में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, जहां बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। इन सभाओं के दौरान मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे और जनता से उन्हें विजय बनाने की अपील भी करेंगे। कार्यक्रम के जरिए पार्टी अपने चुनावी अभियान को और तेज करने की रणनीति पर काम कर रही है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा जाएगा, जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। आपको बता दें, आज योगी आदित्यनाथ 3 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पिंगला, जौयपुर और गारबेटा में जनसभा करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ। यूपीएससी में बड़ा फेरबदल, 40 आईएएस अफसरों का तबादला, 15 डीएम, 5 सीडीओ का ट्रांसफर। कुमार हर्ष बुलंदशहर के डीएम बने, इंद्रजीत सिंह सुल्तानपुर के डीएम बने। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। आपको बता दें, जिसके तहत 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इस बदलाव में 15 जिलाधिकारी यानी कि डीएम और 5 मुख्य विकास अधिकारियों यानी कि सीडीओ को भी नई तैनाती दी गई है। इस फेरबदल में कुमार हर्ष को बुलंदशहर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि इंद्रजीत सिंह को सुल्तानपुर का डीएम बनाया गया है। आपको बता दें, सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद कई जिलों में नई जिम्मेदारियां संभालने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और जल्द ही सभी अधिकारी अपने अपने कार्यभार ग्रहण करेंगे। और इस वक्त खबर पर अहम जानकारी के लिए अजहर खान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजहर, यूपी ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल किया गया है, 40 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है, इस पर क्या अहम जानकारी आप साझा करेंगे? बिल्कुल चारू, देखिए बीती रात उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव हुए हैं। देखिए लगभग 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें 15 जिलों के डीएम और 5 जिलों के सीडीओ जो है वो शामिल है। और इसी के साथ साथ देखिए परिवहन विभाग में परिवहन आयुक्त समेत 2 कमिश्नरों के भी तबादले किए गए हैं, और जिसमें से 1 प्रमुख सचिव और 4 विशेष सचिव स्तर के भी जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। देखिए जिस तरीके से ये तबादले हुए हैं, इसमें आईएएस गौरांग राठी जो है उनको जिलाधिकारी झांसी बनाया गया है, और इसी के साथ साथ देखिए आईएएस इंद्रजीत सिंह है, इनको जिलाधिकारी सुल्तानपुर बनाया गया है। ये देखिए इससे पहले जो है वो विशेष सचिव ऊर्जा थे, और उससे पहले ये नगर आयुक्त लखनऊ थे, जिन्होंने कई अच्छे काम किए हैं, कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और कई लक्ष्य जो है वो प्राप्त किए हैं। और इसी के साथ साथ देखिए कुमार हर्ष है, इनको जिलाधिकारी बुलंदशहर बनाया गया है, और इनके अलावा देखिए अन्नपूर्णा गर्ग हैं और जो कि विशेष सचिव नियुक्ति और कार्मिक विभाग
में पहले नियुक्त थी, उनको जिलाधिकारी श्रावस्ती बनाया गया है। और देखिए इनके अलावा आईएएस आलोक यादव हैं, इनको शामली की जिम्मेदारी दी गई है, डीएम बनाया गया है शामली का। अरविंद कुमार चौहान है, इनको जिला अधिकारी सहारनपुर बनाया गया है। और इसी के साथ साथ देखिए आशुतोष निरंजन, जिनको परिवहन आयुक्त के पद पे जो है वो नियुक्ति फिर से दी गई है। और देखिए इससे पहले किंजल सिंह परिवहन आयुक्त थी, लेकिन अब ये परिवर्तन हुआ है और इसमें आशुतोष निरंजन को परिवहन आयुक्त जो है वो बनाया गया है। और देखिए किंजल सिंह को सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है इसकी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इसी तरह देखिए लगभग 40 ऐसे आईएएस अफसर हैं जिनके तबादले हुए हैं, जिनमें कई जिलाधिकारी हैं, सीडीओ अफसर हैं और मंडलायुक्त भी हैं। और इसी के साथ साथ देखिए तमाम तरीके से जो ये तबादले जो है वो किए गए हैं चारू जी। और अजहर, क्या इन तबादलों के पीछे कोई खास वजह भी देखी जा रही है? देखिए चारू, ये डेली रूटीन के तहत ये तमाम तबादले जो है वो होते हैं और ऐसे में देखिए जिनका समय पूरा हो जाता है जिन अधिकारियों का, उसके बाद उनको नियुक्ति दी जाती है या जिनको प्रमोट किया जाता है। तो ऐसे में ये सतत प्रक्रिया है, ये जारी रहती है, समय समय पर ट्रांसफर होते रहते हैं और ये सरकार का निर्णय होता है कब किस अधिकारी को कहाँ ट्रांसफर करना है, कहाँ क्या करना है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और इसके तहत देखिए लगभग 40 आईएएस अफसरों को जो ट्रांसफर है वो किए गए हैं चारू। जी, खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। अगली खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के विरुद्धनगर में हुआ भयानक विस्फोट। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 25 लोगों की मौत, विस्फोट में 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के विरुद्धनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके में हड़कंप मचाकर रख दिया है। अचानक लगी आग के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटे हैं। आपको बता दें, घटना के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तमिलनाडु के विरुद्धनगर में भयानक विस्फोट हुआ है। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 25 लोगों की मौत और 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटे हैं। घटना के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में एक पटाखे कंपनी में बहुत भीषण आग लगी है, जिससे 19 लोगों की मौत हो गई। वहां पर तत्काल रूप से राहत काम तेज करना चाहिए। केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को मिल करके जल्द ही आग पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के लोगों को समुचित आर्थिक 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए और जो लोग घायल हैं उन लोगों को 50 लाख रुपया मुआवजा दे। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को मिल करके ये राहत कार्य करने चाहिए ताकि भीषण आग से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की क्षतिपूर्ति हो सके। अगली खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया शहर के पास राय बागिनी मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घुसपैठ एक गंभीर समस्या बन चुकी है और कानून व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो गई है। पीएम मोदी ने जनता से बदलाव का आह्वान करते हुए बीजेपी को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में विकास, पारदर्शिता और बेहतर शासन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभा के जरिए बीजेपी ने अपने चुनावी वादों और रणनीति को मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की है।
2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने राज्य में कई चुनावी वादे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पुरुलिया शहर के पास रायबागिनी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी पर भी तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ और कानून व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है। टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है। आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट कब्जा करके बैठ गया है। अवैध खनन का काला बाजार चरम पर है। साथियों, यहां अयोध्या पहाड़ है, सीता कुंड है। आज भी सीता कुंड की जलधारा कई लोगों के लिए जीवन धारा बनी हुई है। लेकिन साथियों, सीता कुंड की इस धरती को टीएमसी ने पानी के लिए तरसा दिया है। पीएम मोदी बंगाल चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी की गारंटी बताते हुए कहा कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों को डबल इंजन सरकार का डबल फायदा मिलेगा। मैं आपके इस प्यार के लिए सर झुका करके धन्यवाद करता हूं। साथियों, किसानों को डबल इंजन सरकार का डबल फायदा मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। बंगाल बीजेपी सरकार पीएम किसान निधि के रूप में यहां के किसानों को 6,000 की जगह 9,000 रुपये देगी। मैं आपको भरोसा देता हूं, किसान हित में केंद्र सरकार की हर योजना यहां बीजेपी सरकार बनने के बाद और तेजी से लागू हो जाएगी। आपको सोलर पंप देने वाली बिजली का कोई खर्चा ही नहीं। सोलर पंप वाली कुसुम योजना का लाभ मिलेगा आपको। पीएम मोदी ने पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से बीजेपी को वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने बीजेपी के सांसदों को विजयी बनाया है, उसी तरह अब आपको बीजेपी के विधायकों को भी विजयी बनाना है, ताकि राज्य में टीएमसी का गुंडा राज खत्म हो जाए। आज भी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहां लटके हुए हैं। इसलिए साथियों, तृणमूल को हटाना ही होगा। हटाओगे? पूरी ताकत से बताइए, हटाओगे? हर बूथ से ज्यादा मतदान कराओगे? हर बूथ से टीएमसी को पराजित करोगे? ये सिंडिकेट को उखाड़ पे फेंक दोगे? कटमनी को मिटाओगे? आपने बीजेपी का एमपी बनाया, अब बीजेपी के इन सभी साथियों को एमएलए भी बनाना बहुत जरूरी है।
बनाएंगे, बनाएंगे। आपने मुझे पीएम पद की जिम्मेदारी दी, अब यहां बीजेपी का सीएम बनाना भी उतना ही आवश्यक है। बता दें कि 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले पीएम मोदी का ये दौरा जंगल महल की राजनीति में निर्णायक माना जा रहा है। वहीं 23 अप्रैल को बंगाल चुनाव का पहला चरण है और 29 अप्रैल में दूसरे चरण के मतदान होंगे। वहीं 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान रविवार को अलग ही अंदाज देखने को मिला। झारग्राम में जनसभा के बीच पीएम मोदी अचानक एक स्थानीय दुकान पर पहुंचे और झालमुरी का स्वाद लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए दुकानदार से कहा, भाई मुझे अच्छा वाला झालमुरी खिलाओ। पीएम का यह सहज और आम लोगों जैसा व्यवहार वहां मौजूद लोगों को खूब पसंद आया। झालमुरी खाने के बाद उन्होंने दुकानदार को 10 रुपए देने की कोशिश की। दुकानदार ने पैसे लेने से मना किया, लेकिन पीएम मोदी ने विनम्रता से कहा कि मेहनत का पैसा जरूर लेना चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। हमें अपना झालमुरी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जारी ताबड़तोड़ प्रचार के दौरान रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनूठा अंदाज सामने आया। झारग्राम में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी का मजा लिया। पीएम मोदी एक स्थानीय दुकान पर पहुंचे और आवाज लगाकर कहा कि भाई मुझे अच्छा वाला झालमुड़ी खिलाओ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दुकानदार को 10 रुपए भी दिए। दुकानदार ने जब रुपए लेने से मना किया तो पीएम मोदी ने कहा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। इस दौरान दुकानदार ने पूछा कि सर प्याज खाते हैं? तो पीएम मोदी ने कहा, हाँ प्याज खाता हूँ, बस दिमाग नहीं खाता। हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए आज। हाँ, अरे यही खाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी का स्वाद लिया, साथ ही अपने साथ मौजूद महिलाओं और बच्चों को भी झालमुड़ी बांटी। चलो। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। उन्होंने रविवार को दिन भर में 4 रैलियों को संबोधित किया। प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अनूठा अंदाज खूब सुर्खियां बटोर रहा। 20 फरवरी को अखिलेश यादव ने फतेहपुर में एक चाय की दुकान पर रुककर चाय पी थी, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की थी। ये तस्वीर तेजी से वायरल हो गई और चर्चा का विषय बन गई। करीब 1.25 महीने बाद फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी चाय वाले शेषमणि यादव की दुकान पर पहुंचे और एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनाने को लेकर सवाल उठाए। दुकानदार ने आरोप लगाया कि इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की। मामला तूल पकड़ने पर अखिलेश यादव ने शेषमणि यादव और उनके बेटे आर्यन यादव को पार्टी कार्यालय बुलाया। वहां उन्होंने उन्हें चाय बनाने के लिए पीतल के बर्तन भेंट किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर निशाना साधा और इसे उत्पीड़न की कार्रवाई बताई। घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी की राजनीति में चाय वाला चर्चा में है। दरअसल 20 फरवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फतेहपुर में रुककर एक दुकान पर चाय पी थी, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। करीब 1.25 महीने बाद चाय वाले की दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आए और पूछा कि एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय क्यों बनाते हो। इसके बाद दुकानदार ने कुछ लोगों की ओर से मारपीट का भी आरोप लगाया। इसके बाद अखिलेश यादव ने चाय वाले शेषमणि यादव और उसके बेटे आर्यन यादव को पार्टी कार्यालय बुलाया और चाय बनाने के लिए पीतल के बर्तन भी दिए। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर निशाना साधा कि चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा और जिन्होंने इसकी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जिसके पीछे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। और यूं तो आरोप क्या लगाया कि एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों चाय बनाते हो आप, इसलिए दुकान सीज कर दी। बताइए आप,
दुकान इसलिए सीज कर दी कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हैं, जिनके मुखिया को डीओ की डेफिनेशन, सीओडी की डेफिनेशन, बीओडी की डेफिनेशन, टीओडी की डेफिनेशन और पर्यावरण पैरामीटर्स को ना समझते हो, उनके अधिकारी सोचो चमचागिरी के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एल्युमिनियम कंटेंट चाय में चला जाएगा। अरे हम और आप लोग तो सुबह ही सुबह एल्युमिनियम उठा लेते हैं लोटा। गांव में देखो और किस दुकान में एल्युमिनियम की नहीं चाय बर्तन में चाय बनती है। आर्यन यादव ने बताया कि जब से अखिलेश यादव उनकी दुकान पर आए तब से वो और उनका परिवार परेशान है। मैंने अध्यक्ष जी को चाय पिला दिया, उसके बाद से बराबर हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कभी हमें हमारे ऊपर मारपीट करवाई जा रही है, तो कभी हमारे रोड पर टरा के हमारी दुकान सीज कर रहे हैं, तो कभी चाय का सैंपल ले रहे हैं और कभी ये बोल रहे हैं कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, ये अलाउ नहीं है। ऐसा करके हमें आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, क्योंकि कुछ लोग आकर डायरेक्ट हमला करने लगे, हमसे मारने लगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेके आप उनको चाय पिलाए हो, नेता बनते हो, तुमको चाय दुकान नहीं रखने देंगे। मारपीट किया, उसके बाद अब हमने कंप्लेन की, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कंप्लेन में 2 धाराएं भी हटा दी गई, जो धाराएं लगी थी वो धाराएं भी हटा दी गई और जान से मारने की धमकी है हमको कि आपको जान से मारा जाएगा। 8 नहीं 10 साल बाद जिनके द्वारा घटना हुई है, उन्होंने कुछ साल पहले एक पुलिस वाले थे, उनको भी चौराहे में मारा था। तो उन्होंने कहा कि तुम पुलिस से बढ़ के नहीं हो, तुमको भी मारेंगे, अगर तुम कहीं भी मिल गए गोली मारेंगे या कार के सामने आकर तो चढ़ा देंगे। जबकि इस मामले में अधिकारी कह रहे हैं कि आईजीआरएस के तहत उन्हें शिकायत मिली थी और आईजीआरएस के तहत ही जांच की गई। आईजीआरएस के संदर्भ संख्या के संदर्भ में जो है दिनांक 15/4/2026 को लगभग 12 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरज दीक्षित को जो है इसकी जांच के लिए भेजा गया था। ये मौके पर पहुंचे तो वहाँ पे शिकायतकर्ता को फ़ोन करके इन्होंने मोबाइल से उसके नंबर पे फ़ोन करके बुलाया, वो नहीं आया। तो इनके द्वारा उस चाय के दुकान पे जो आईजीआरएस में शिकायतें दी गई थी उसकी जांच आम जनमानस की उपस्थिति में किया गया और मौके पे जो है उसका खाद्य कारोबार पंजीकरण संख्या पाया गया। उसकी वैधता जो है 10/7/28 तक थी। दुकान वो लाइसेंसी है और चाय के पत्ती में मिलावट की संभावना के आधार पर इन्होंने नमूना। बहरहाल मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और अखिलेश यादव की एंट्री के बाद ये मामला और बड़ा हो गया है। बहरहाल जांच जारी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।